नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं इतिहास के ये 50 से 100 प्रश्न जो हैं, इनसे आपके 10 से 15 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो क्या आप इन्हें छोड़ देंगे? तो दोस्तों, एग्जाम में इतिहास जो है वह घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाता है। सीधे तथ्य पूछे जाते हैं, सीधा वर्ष पूछ लिया जाता है, सीधा व्यक्ति या सीधा घटना पूछ ली जाती है। तो और जो छात्र ये बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ देते हैं, वही बाद में पछताते हैं। भारत का इतिहास जो हमारा पार्ट 2 है, ये आज हम इसी पार्ट 2 में और पहले 50 प्रश्न कवर कर चुके हैं और 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं। यहीं से आपके 5 से 10 नंबर जो है पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, क्योंकि अगला सवाल शायद आपके पेपर में आपका इंतजार कर रहा हो। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, यानी कि प्रश्न नंबर 51। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है वह कौन सा था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वह कौन सा था, आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था वह था लोथल। कौन सा था? लोथल। और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। क्या? बंदरगाह था। और यहीं से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों, जो कालीबंगा है ये क्या है? दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में है ये, और यहां से जुते हुए खेत, कैसे? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और जो हमारा धोलावीरा है ये क्या है? यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कहां? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और यह जल प्रबंध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। और दोस्तों, राखीगढ़ी जो है, यह राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल माना जाता है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भारतीय स्थल था ये। तो याद रखिएगा, जो हमारा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा था? लोथल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, यानी कि प्रश्न नंबर 52। वेदों की संख्या कितनी है? बताइए, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, सिंपल सा छोटा प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में आ चुका है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो आप सबको पता है जो वेदों की संख्या है वो है 4। कितनी है? 4। अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से वेद हैं, तो दोस्तों ऋग्वेद, दूसरा हमारा है यजुर्वेद, तीसरा हमारा है सामवेद, और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन। और ये जो यजुर्वेद है, यहां से यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है, ये यज्ञ से संबंधित है। और जो हमारा सामवेद है यह संगीत से संबंधित है। और जो हमारा अथर्ववेद है यह औषधि, जादू टोना, इनसे संबंधित है। औषधि, जादू टोना से, यानी कि जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, और यजुर्वेद यह है यज्ञ से संबंधित, सामवेद संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद जो है यह औषधि, जादू और टोना से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 53। ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? आपसे पूछ रहा है। बताइए, जो ऋग्वेद है हमारा वो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वह है देवताओं की स्तुति मतलब प्रार्थना से संबंधित है, देवताओं की प्रार्थना से। और यह दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है, और इसमें 1028 यानी कि 1028 सूक्त और 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10 मंडल। और दोस्तों, यह विभिन्न विषय के, विभिन्न तरीके के देवी देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र और वरुण, इन सब की स्तुति और प्रार्थना करना इस वेद में दिया गया है। और इस वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 54।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से कौन शामिल है? बताइए, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसमें से, जो 3 रत्न हैं उनमें से इस ऑप्शन में से कौन शामिल है? बताइए दोस्तों, बौद्ध के जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है जागृत व्यक्ति, जागृत व्यक्ति। दूसरा हमारा है धम्म। धम्म का मतलब है धर्म, धर्म। और धर्म का मतलब है इसमें बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं। और तीसरा जो हमारा त्रिरत्न में से है वो है संघ। संघ यानी कि बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों का अनुदान। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, संघ। कौन सा? संघ। ये 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 55। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है वह कौन थे? आपसे पूछ रहा है, बताइए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि, और 24वें यानी कि अंतिम भी थे ये, अंतिम भी थे ये, 24वें और अंतिम भी थे। और जो हमारे ऋषभ देव थे ये थे प्रथम, और इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना भी ऋषभ देव ने की थी। और जो हमारे पार्श्वनाथ थे ये थे हमारे 23वें, और नैमिषनाथ जो थे ये थे हमारे 22वें तीर्थंकर। तो पहले कौन? प्रथम यानी कि ऋषभ देव, और ये संस्थापक भी थे। पार्श्वनाथ हमारे 23वें थे, नैमिषनाथ जो थे 22वें थे, और जो हमारे अंतिम थे 24वें, जो हमारे अंतिम 24वें वो थे हमारे महावीर स्वामी। और इन्होंने ही जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किया था। और पंच महाव्रत का जो है प्रचार भी किया था इन्होंने ही, महावीर स्वामी ने। सबसे फेमस जो कौन रहे वो महावीर स्वामी रहे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 56। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस नीति को अपनाया? बताइए। अशोक ने जो है कलिंग युद्ध, दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ कब? तो 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके बाद इसमें हुआ क्या था? इस कलिंग युद्ध में बहुत लोग मरे थे। इसकी वजह से इसमें 2 नाम आते हैं, आप पहले नाम याद रखिएगा। एक आता है भेरी घोष, और दूसरा आता है धम्म घोष। एक आता है भेरी घोष, दूसरा है धम्म घोष। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध की घोषणा। तो इस युद्ध के बाद जो है उन्होंने युद्ध की घोषणा को त्याग दिया था, और जो धम्म घोष है यानी कि शांत और नैतिकता की घोषणा को अपना लिया था। शांत और नैतिकता की अपना जो है घोषणा को अपना लिया था। तो इसके बाद इन्होंने कहा था कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे वहां से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा धम्म नीति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धम्म नीति। तो याद रखिएगा, ये 2 नाम भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भेरी घोष इसका मतलब है कि युद्ध की घोषणा, और धम्म घोष जो है यह शांत और नैतिकता की घोषणा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 57। गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता था? बताइए। गुप्त काल को जो है वह किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता था? तो दोस्तों पहले आप याद रखिए, गुप्त काल ये कब हुआ? 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। दोस्तों ये इसका टाइम पीरियड है। और गुप्त काल का जो सबसे महान शासक था वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इसे ही भारत का नेपोलियन कहते थे। इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और किसने कहा था पहले सबसे भारत का नेपोलियन? उसका आप कमेंट में आंसर बता दीजिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है। तो दोस्तों जो ये स्वर्ण युग है, ये गुप्त काल को जो है कला और संस्कृति के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि इसी टाइम में गुप्त काल में ही जो हमारे आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक और महान कवि कालिदास, दोस्तों महान कवि
कालिदास और वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जो हमारे आर्यभट्ट। दोस्तों महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट और जो हमारे महान कवि कालिदास जैसे लोग भी इसी गुप्त काल में ही हुए थे। कब? गुप्त काल में ही थे। और अजंता की गुफाओं की जो पेंटिंग और भव्य मंदिरों का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। अजंता की गुफाएं दोस्तों, अजंता की गुफाएं भी इसी काल की हैं। समुद्रगुप्त भी इस काल का, गुप्त काल का, गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और गुप्त काल जो है वो 300 ईस्वी से 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और यह कला और संस्कृत के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता था। कला और संस्कृत के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहलाता था। ये हमारा गुप्त काल, याद रखिएगा। गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 58। फाहियान भारत किस शासक के समय में आया था? बताइए। जो फाहियान आया था, फाहियान का नाम आपने सुना होगा, जो कि चीनी यात्री था। चीनी यात्री था और इसने ये जो है 5वीं शताब्दी के समथिंग में आया था। और ये जो आया क्यों था? तो ये आया था बौद्ध स्थलों की यात्रा के लिए, बौद्ध ग्रंथों की खोज और बौद्ध स्थलों की यात्रा के लिए आया था। ये जो चीनी यात्री था फाहियान, और आया किसके समय में था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय। और दोस्तों इन्हीं को ही विक्रमादित्य कहते थे, जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 59। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? बताइए। महान शासक हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने सबसे पहले अपनी राजधानी थानेश्वर और उसके बाद कन्नौज यानी कि उत्तरी उत्तर प्रदेश में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। सबसे पहले राजधानी थानेश्वर, फिर उसके बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों जो हर्षवर्धन थे ये 5वीं शताब्दी के महान शासक थे। और ये किस वंश से थे अगर आपसे पूछ ले तो ये थे पुष्यभूत वंश, जिसे वर्धन वंश, पुष्यभूत वंश जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। इस वंश के शासक थे, 5वीं शताब्दी के शासक थे। और मात्र 16 वर्ष की आयु में अपने भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने सिंहासन संभाला था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 60। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह किस काल में प्रसिद्ध था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह गुप्त काल में प्रसिद्ध था। और इसकी स्थापना या संस्थापक जो है वह कुमारगुप्त प्रथम माने जाते हैं। कौन? कुमारगुप्त प्रथम माने जाते हैं। और दोस्तों ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको नष्ट किसने किया था? जो हमारा तुर्की आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया। और सिर्फ नष्ट ही नहीं किया था, इसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। और प्रसिद्ध पुस्तकालय, उस पुस्तकालय का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैंने आपको कई बार बताया है। उस जो पुस्तकालय में आग लगा दी थी और कई महीनों तक वो जो आग धधकती रही थी, आपको मैंने बताया था, तो याद रखिएगा। चलिए इससे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। तो 2-3 प्रश्न जो है मैंने आपको बता भी दिए हैं किस तरीके से बन सकते हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 61। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा किससे संबंधित है? बताइए। जो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा थी वह किससे संबंधित थी? दोस्तों इक्ता का मतलब होता है भूमि में। इक्ता प्रथा का जो इक्ता है इसका मतलब है भूमि। और इस प्रथा का संबंध किससे था? तो भूमि राजस्व। दोस्तों इक्ता प्रथा का मतलब था जो इल्तुतमिश था, इसने क्या किया था? इस प्रथा के तहत सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन नहीं देता था। ये उसके बदले में क्या देता था? इक्ता यानी कि भूमि दे देता था। तो ये जो इक्ता प्रथा थी ये किसके समय में अगर पूछ ले तो इल्तुतमिश के समय में थी। और यह किस लिए थी? तो भूमि राजस्व से संबंधित थी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 62।
बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी बताइए। बलबन कैसा था बलबन और उसने कौन सी नीति अपनाई थी। तो दोस्तों बलबन जो था वो बहुत ही क्रूर था और उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। कैसी? रक्त एवं लौह की। दोस्तों विद्रोहियों को कुचलने और साम्राज्य में सुल्तान की शक्ति को मजबूत करने के लिए उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। और इसका अर्थ था अपराधियों और शत्रुओं के प्रति अत्यधिक निर्बलता, मतलब जो निर्दयता, मतलब उनको बहुत ही कष्ट तरीके से मारना और उनको कुचल देना। तो उसने कैसी नीति अपनाई? रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 63। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन योजना किससे संबंधित थी बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी परिवर्तन योजना थी वह किससे संबंधित थी बताइए। दोस्तों उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी जो है परिवर्तन किया था, दिल्ली से दौलताबाद, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 64। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बताइए। जो विजयनगर था उसकी स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय दो भाइयों ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी और इन्होंने अपने पिता के सम्मान में संगम वंश की भी स्थापना की थी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये सीधा प्रश्न आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने की थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 65। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था बताइए। तालीकोटा का युद्ध जो है वह किस वर्ष हुआ था बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा 1565 ईस्वी में। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोट का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 66। बाबर ने तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी बताइए। बाबर ने जो तुझके बाबरी इसकी आत्मकथा थी, बायोग्राफी थी। तो किस भाषा में लिखी थी दोस्तों? बाबर ने उसकी जो मेन भाषा थी, मुख्य भाषा, उसकी मातृभाषा वो थी तुर्की, तो उसने तुर्की भाषा में लिखी थी। और बाद में अब्दुल रहीम खान ने इसका फारसी अनुवाद किया है। अब्दुल रहीम खान ने अकबर के शासनकाल में इसका फारसी अनुवाद भी हुआ। और बाबर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तुझकी बाबरी, वह कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 67। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था बताइए। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम जो था, ये दोस्तों पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम है वह क्या था दोस्तों? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था। क्या था? फरीद खान। और इसी ने, जो हम बोलते नहीं, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 68। अकबर ने इबादत खाना कहां बनवाया था बताइए। अकबर ने इबादत खाना कहां बनवाया था? तो वह बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। कहां बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। और कब बनवाया था अगर पूछ ले तो 1575 में। और इबादत खाना था क्या अगर पूछ ले तो दोस्तों यहां पर सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करते थे और अपने धर्म पर विचार करते थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, कई बार परीक्षाओं में आया भी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 69। औरंगजेब का शासनकाल किससे जुड़ा था बताइए। दोस्तों हम सीरियल से आए हैं, शुरू से प्राचीन भारत से और आधुनिक भारत तक। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, वो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और बायो में भी है, वहां जाकर उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वहीं पर आपको सारे पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। चलिए बताइए औरंगजेब का शासनकाल किससे जुड़ा हुआ था।
तो दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल किससे जुड़ा हुआ था? तो वह था कट्टर धार्मिक नीति से। किससे? कट्टर धार्मिक नीति। ये कट्टर धार्मिक नीति स्वभाव का व्यक्ति था और इसने कई सारे मंदिरों को भी तोड़ा और कई संगीत और कला थी जो जहांगीर के समय में अपनी चरम सीमा पर थी, उसका भी प्रतिबंध लगा दिया। और जजिया कर जो अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था, उसको भी इसने पुनः लागू कर दिया। और जजिया कर था क्या? गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर था और इसने फिर से उसको लागू कर दिया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 70। मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद तेज हुआ? बताइए। मुगल साम्राज्य जो है उसका पतन किसके बाद तेज हुआ था? दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन जो है वह औरंगजेब के बाद ही शुरू हो गया था, औरंगजेब के बाद से स्टार्ट हो गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 71। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वह कौन था? वह सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। और प्लासी का युद्ध हुआ कब? तो 1757 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 72। द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू की थी? बताइए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, द्वैध शासन प्रणाली जो है वह किसने की थी? तो वह स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने इसकी शुरुआत की? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में। कब? 1765 में। और द्वैध शासन प्रणाली थी क्या? तो दोस्तों इसमें जो शासन था वो दो भागों में बांट दिया गया था, एक दीवानी और दूसरा निजामत। तो एक थी दीवानी, दूसरा था निजामत। दीवानी में क्या होता था? इसमें राजस्व वसूलने का अधिकार जो है वह कंपनी के पास था, जबकि निजामत जो था इसमें क्या था? ये जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य थे वो नवाब के पास होते थे। तो इसमें हुआ क्या? इसका परिणाम क्या हुआ? इसमें कंपनी के पास अधिकार तो थे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जबकि निजामत जो हमारे नवाब थे उनके पास क्या था? जिम्मेदारी थी लेकिन कोई भी अधिकार नहीं थे और कोई भी संसाधन नहीं थे। और बाद में चलकर 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया था, याद रखिएगा। द्वैध शासन प्रणाली इसी को बोलते हैं जिसमें एक दीवानी दूसरा निजामत बनाया गया था। दीवानी से क्या हुआ? सारे जो कर वसूलने का अधिकार और ये सब अधिकार थे वह किसके पास हो गए? वह हो गए जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 73। भारत में रेलों का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। भारत में जो रेल हैं, रेलों का विस्तार जो है किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लॉर्ड डलहौजी, भारतीय रेलों का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और पहली ट्रेन की अगर बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई यानी कि अभी मुंबई से थाने चली थी सबसे पहली ट्रेन। और ये दोस्तों इन्होंने ट्रेन क्यों बनाई थी? तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य के सैन्य हितों और व्यापारिक लाभ यानी कि कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने का इनका मेन मकसद था, ये रेल बनाने का। तो याद रखिएगा कि जो हमारे रेल का विस्तार है, रेलों का विस्तार, वह किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 74। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? बताइए। सती प्रथा का जो अंत है वह किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो वह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था 1829 में। दोस्तों ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डेट याद रखनी है आपको, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो सती प्रथा का अंत है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया और किसकी सिफारिश पे या किसके कहने पर या इनका जो साथ है वह किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जी की सिफारिशों पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर अंत लगा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बताइए। आर्य समाज की स्थापना जो है वह किसने की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संस्थापक धर्म सुधार आंदोलन में जो संस्थापक हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 76। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में। कब हुई थी? 1828 में। और अगर पूछ ले किसने की थी तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। और यह भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता था इन्हीं ही राजा राम मोहन राय को, याद रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक। और यह प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है वह किसे माना जाता है तो राजा राम मोहन राय को। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 77। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह कब हुई थी तो वह हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसे मुस्लिम लीग का पूरा नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और 1906 में ढाका में यानी कि बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 78। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था बताइए। लखनऊ समझौता जो है वह किस वर्ष हुआ था तो वह हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था। दोनों दल जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साझा राजनीतिक मांगों पर सहमत हुए थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का भी पुनर्मिलन हुआ था। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके दो हिस्से हो गए थे, नरम दल और गरम दल। ये शांति की उससे चलते थे, शांति की प्रेरणा से चलते थे। और जो गरम दल थे वो अशांत यानी कि हिंसा को मानते थे। तो इनका जो मिलन है वो कब हुआ? जो हमारा लखनऊ समझौता हुआ 1916, उसी के दौरान मुस्लिम लीग और ये जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच अधिवेशन हुआ यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच भी समझौता हुआ, उसी टाइम नरम दल और गरम दल भी एक साथ फिर से आ गए थे। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 79। गांधी इरविन समझौता कब हुआ बताइए। गांधी इरविन समझौता जो है वह कब हुआ था तो दोस्तों 5 मई 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 80। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी बताइए। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी तो दोस्तों नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती से हुई थी। और नमक सत्याग्रह को ही दांडी मार्च नमक सत्याग्रह को ही दांडी मार्च बोलते हैं। और यह साबरमती से शुरू हुई थी। और कब इसकी शुरुआत हुई तो 12 मार्च 1930 से। कब शुरुआत हुई? 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 81। बारडोली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था बताइए। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वह किसने किया था तो वह किया था सरदार पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 82। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बताइए। कैबिनेट मिशन जो है वह भारत कब आया था तो वह आया था 1946 में, याद रखिएगा। और इसके 3 सदस्य थे। इस मिशन में 3 सदस्य थे जो कि हमारे अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे एवी अलेक्जेंडर। याद रखिएगा इन तीनों के नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया 1946 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 83। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ बताइए। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो था वह कब पारित हुआ था तो 1947 में पारित हुआ। पूछ लेगा आपसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ तो 1947 में पारित हुआ था। याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 84। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था बताइए। कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को। अंगीकृत का मतलब है कब अपनाया गया था तो दोस्तों इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।
और ये बनना स्टार्ट कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब अपना लिया गया, उसी टाइम बीच के टाइम पीरियड को ही, जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बोलते हैं हम लोग हैं कि संविधान को बनने में टाइम कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो इसी टाइम के बीच का था ये जो 9 दिसंबर 1946 से जो अब अपनाया गया 26 नवंबर 1949, इसी टाइम के बीच का जो टाइम था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, जो पहली संविधान सभा हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 85। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वह शुरू होती है हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, और जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान की आत्मा बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 86। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? बताइए कितने मौलिक अधिकार हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार कितने हैं? दोस्तों अभी के टाइम में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों ये इसमें एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था पहले, संपत्ति का अधिकार, लेकिन बाद में इसे जो हमारा संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ? 1978 में, और इस संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया, और अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको बता भी दिए कौन कौन से अधिकार हैं, तो याद रखिएगा, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपकी परीक्षा में आ भी सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 87। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? बताइए। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो है वह किस देश से ली गई है? तो वह ली गई है कनाडा से। कहां से? कनाडा से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 88। पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? बताइए। पंचवर्षीय योजना जो है वह किस वर्ष शुरू हुई थी? तो वह 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। यानी कि कब स्टार्टिंग पूछ ले, कब शुरू हुई, तो 1951। पहली पंचवर्षीय पूछ ले कब से कब तक, तो 1951 से 56 तक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 89। योजना आयोग का गठन किसने किया था? बताइए। योजना आयोग का गठन जो है वह किसने किया था? तो वह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1950 में। और दोस्तों इसी योजना आयोग को अभी 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 90। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित था? बताइए। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी वह किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? तो वह थी कृषि पर। काहे पर? कृषि पर पूरी केंद्रित थी हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को ही प्रधान माना गया, कृषि को ही बढ़ावा देने के लिए, इसके विकास पर ही कार्य के लिए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 91। गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? दोस्तों ये रिवीजन प्रश्न है आपके लिए कि गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बता दो कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 92। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। जो हमारा संगम साहित्य है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है दक्षिण भारत से। किससे संबंधित है? दक्षिण भारत से संबंधित है हमारा संगम साहित्य। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 93। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? बताइए। अशोक के जो शिलालेख हैं और वह किस लिपि में है? दोस्तों ब्राह्मी लिपि में है, और अधिकांश शिलालेख जो है अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में ही है। और सबसे पहले एक और इससे प्रश्न बनता है कि अशोक के शिलालेख जो है उसको पढ़ने वाला सबसे पहला इंसान कौन था? वो था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप था, और इसने पढ़े कब थे? 1837 में। और ये ब्राह्मी लिपि में अधिकांश होते थे, याद रखिएगा। सबसे पहला इंसान जो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। इसने कब पढ़े? 1837 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 94।
ह्वेनसांग किस धर्म से संबंधित था? बताइए, जो ह्वेनसांग था वह किस धर्म से संबंधित था? तो वह था बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे? बौद्ध धर्म से। मैंने अभी आपको बताया था जो ह्वेनसांग था वह किसके शासनकाल में आया था? आप कमेंट करके बताइए। और वह क्यों आया था? क्योंकि वह बौद्ध स्थलों की यात्रा करना चाहता था और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता था, और वो आया था। और वो किसके शासनकाल में आया था? मैंने अभी आपको बताया था। इसका राइट आंसर आप कॉमेंट में बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 95। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस सदी में हुआ था? बताइए, किस सदी से शुरू हुआ था? भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह किस सदी से शुरू हुआ था? तो 19वीं सदी से शुरू हुआ। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है 19 सदी से। और जो पहला स्वतंत्रता संग्राम पूछ ले अगर आपसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो 1857 की क्रांति को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 96। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदाड़ो। कौन सा था? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो है बंदरगाह नगर कौन था? बंदरगाह नगर कौन सा था? ये आप इसका कमेंट में आंसर बता दीजिए। और सबसे बड़ा शहर कौन सा था, नगर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। उसके सुव्यवस्थित तरीके से जो है सड़कें होती थी, घर होते थे, स्नानागार भी होते थे, सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से था। तो एक शहरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 97। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वह कैसी थी? तो वह थी चित्रात्मक। कैसी थी? चित्रात्मक थी। और इस लिपि के अक्षरों के स्थान पर, इस लिपि में जो है अक्षरों के स्थान पर चित्रों का प्रयोग किया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात जो है हमारी वो है, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। किसी ने भी अभी भी इस लिपि को पढ़ा नहीं है। और ये दाहिनी तरफ से बाईं की तरफ, दाहिनी तरफ से बाईं की तरफ जो है यह लिपि लिखी जाती थी, लेकिन अभी तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 98। वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? बताइए, वैदिक काल में जो सभा और समिति है वह किससे संबंधित थी? तो राजनीतिक संस्थाएं, सभाएं जो बुलाते थे वो क्या राजनीति पर उनकी बैठक होती थी। तो राजनीतिक संस्थाएं जो थी वह वैदिक काल में सभा और समिति से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 99। उपनिषद किससे संबंधित हैं? बताइए, उपनिषद जो हैं वह किससे संबंधित हैं? तो उपनिषद ज्ञान से संबंधित हैं। किससे हैं? ज्ञान से। उपनिषद जो हैं वो ज्ञान पर आधारित हैं, ज्ञान पर केंद्रित हैं। तो किससे संबंधित हैं? ज्ञान से। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 100। महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? बताइए, महावीर का जन्म कहां हुआ था? महावीर के बारे में भी आपको बताया था मैंने। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहां हुआ था? कुंडग्राम में। याद रखिएगा। और इनका जन्म अगर पूछ ले कब हुआ था, तो लगभग 540 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले कुंडग्राम में हुआ था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। दोस्तों यहीं पर हमारे 50 और यानी कि पार्ट 2 समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों इसकी पीडीएफ और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो वहां जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में यहां मिल जाएगा और बायो में। और वहां जाकर आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वहीं पर आपको सारे पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। चलिए